Edusalis education with peace of mind. Hello friends, my name is Rasika and I welcome you all to Edusalis, that is education with peace of mind. फ्रेंड्स, एड्यूसलेस में हम लेकर आए हैं इंडियन इकोनॉमी की सीरीज। तो इसमें आपको आने वाले वीडियोस में इकोनॉमिक्स रिलेटेड टर्म्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि है पार्ट 1, दैट इज बेस्ड ऑन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम आज समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट जीडीपी बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। तो आज के वीडियो में हम ये सब सीखने वाले हैं, बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एड्यूसोलेस एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जीडीपी क्या चीज है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है अपनी कंट्री इंडिया। अब इंडिया में क्या है, कुछ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, बुक हो गई, कार हो गई, शर्ट हो गई, पेन हो गई। इस तरीके से बहुत सारे गुड्स बनते हैं इंडिया में जिनकी कुछ वैल्यू होती है। सिमिलरली गुड्स के साथ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां आपको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, आप कोचिंग में जाते हो तो वहां आपको एजुकेशनल सर्विस मिलती है, साथ ही साथ आप बस स्टॉप जाते हो, वहां आपको बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सब आपको क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उन सब सर्विसेज की कुछ वैल्यू होती है जिसको आप पे करते हो मनी के टर्म्स में। ठीक है, तो यही होता है जीडीपी। जीडीपी इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। ओके, जीडीपी 3 वर्ड से मिलके बना है। ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल, जिसको आप मैथ्स में कहते हो टोटल, वही होता है ग्रॉस। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब विद इन द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री, विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ नेशन इंडिया। तो हमारी इंडिया में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रही है, वो हो गया डोमेस्टिक। और प्रोडक्ट का मतलब हो गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो टर्म फाइनल लिखा है फ्रेंड्स, ये फाइनल का मीनिंग जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस एग्जाम्पल से हम जानते हैं, सपोज आप कार लेने जाते हो तो कार में बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं। ये कार का डैशबोर्ड है जिसमें स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है, ये आपका एसी लगा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, कार में टायर लगा रहता है, कार का इंजन होता है। तो जब आप कार शोरूम जाते हो कार खरीदने, तो क्या डीलर वहां पे ये बोलता है कि आप मेरे को 50,000 डैशबोर्ड का दे दो, 10,000 टायर का दे दो, 20,000 इंजन का दे दो? नहीं ना, वो ऐसे नहीं बोलता। वो क्या कहता है, पूरी कार की ये वैल्यू है, 4 लाख की गाड़ी है, 4 लाख रुपए आप मुझे दे दीजिए। तो कार क्या हो गई, फिनिश्ड गुड्स हो गई। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ये सब जो लगे हैं इसमें, ये सब क्या है, ये सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। तो जब हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं इनकी वैल्यू ना कैलकुलेट करके जो हमारा फाइनल कार जो बन गई इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो कार हो गई हमारी फाइनल गुड। अगर हम इसकी टायर की वैल्यू अलग जीडीपी में काउंट कर लेंगे और जब कार की जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें टायर की वैल्यू मिली रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम टायर की वैल्यू 2 बार काउंट कर लेंगे, इसलिए जीडीपी हमारी गलत आएगी। इसलिए हम लोग कभी भी जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ना काउंट करके जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट्स रेडी होता है उसकी वैल्यू काउंट करते हैं। बट अगर ये टायर सपोज ऑटोमोबाइल कंपनी ने ना खरीद के ऐसे शॉप में चला जाता और हम जाते शॉप में और टायर खरीद के ले आते, ठीक है, हम गए टायर खरीदने अपने काम के लिए, तो उस केस में टायर क्या हो गया, टायर खुद ही एक फिनिश प्रोडक्ट हो गया। अब हम उस टायर को अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए अगर यूज कर रहे हैं, हम उसको और कुछ उसमें ऐड ऑन करके वैल्यू ऐड करके उसको मार्केट में नहीं बेच रहे हैं, तो वो टायर ही उस केस में फिनिश प्रोडक्ट हो जाता है। ओके, तो इसलिए हमें फिनिश्ड गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या डिफरेंस है उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जीडीपी का कॉन्सेप्ट हम और डेप्थ में समझते हैं। ये अपनी कंट्री है इंडिया और ये है यूएस। अब इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि सपोज इंडियन नेशनल्स, अगर हम लोग
यूएस में जाकर काम करते हैं और वहां पैसा कमाते हैं, तो वो क्या जीडीपी में कैलकुलेट होगा कि नहीं? या फिर कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में आकर पैसा कमाता है तो क्या वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा कि नहीं? तो चलिए वो कॉन्सेप्ट भी आज हम अच्छे से समझते हैं। तो ये है सपोज माइकल यूएस से इंडिया आए हैं बॉलीवुड में काम करने के लिए, ठीक है। माइकल यूएस से इंडिया आए बॉलीवुड में काम करने के लिए, वो यहाँ पर बन गए कोरियोग्राफर, ओके। तो जब वो कोरियोग्राफर बन गए तो मतलब वो डांस सिखा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये है मिस्टर जय किशन जो इंडिया से यूएस आए हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने, तो वो उस यूएस की सॉफ्टवेयर कंपनी में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। तो माइकल जो कोरियोग्राफर बन गए इंडिया में, वो अब पैसे कमाएंगे रुपीज में, और जो जय किशन जी हैं जो यूएस चले गए हमारे इंडिया से सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने, वो पैसे कमा रहे हैं यूएस में डॉलर में, ठीक है। तो माइकल जी कहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हैं, इंडिया में अपनी सर्विस दे रहे हैं और इंडिया में पैसे कमा रहे हैं। तो ये जो माइकल जी जो इनकम अर्न कर रहे हैं इंडिया में, वो इंडिया की जीडीपी में ऐड हो जाएगा, और जो जय किशन यूएस में काम करके डॉलर अर्न कर रहे हैं वो यूएस की जीडीपी में ऐड होगा, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लो। अगर फॉरेन नेशनल इंडिया में आकर काम कर रहा है, यहाँ पर मनी अर्न कर रहा है, तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, और अगर इंडियन नेशनल फॉरेन में जाकर काम कर रहा है, वहां पे पैसे अर्न कर रहा है, तो वो वहां की जीडीपी में काउंट होगा। सिमिलरली अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, सपोज एप्पल अपने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया में, आईफोन्स बनाती है, या एलजी अपने टेलीविजन इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है, तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि ये गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रही है, इंडिया में, तो इंडिया की जीडीपी में काउंट हो गया। सिमिलरली अगर महिंद्रा या टाटा मोटर्स अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जीप और कार्स यूएस में, तो ये गुड जीप कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है, यूएस में, तो वो यूएस की जीडीपी में काउंट हो जाएगा। बट इसमें आप एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको ध्यान से देखिए, मैन्युफैक्चर। ये जो कंपनीज हैं ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए, ना कि इन गुड्स को इंपोर्ट करना जीडीपी में ऐड होगा, ओके। इंपोर्ट अगर कोई चीज हो रही है तो वो चीज माइनस हो जाएगा, जीडीपी से ऐड नहीं होगा, उस केस में हम पैसा उस कंट्री को दे रहे होंगे। बट अगर प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो ही हम जीडीपी में काउंट करेंगे। इंपोर्ट इसमें जीडीपी में काउंट नहीं होगा, वो माइनस हो जाता है, ओके। तो ये हो गया जीडीपी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि क्या क्या चीजें जीडीपी में ऐड होती हैं और क्या चीज जीडीपी में नहीं आती है। अब जीडीपी की हम डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। GDP is the monetary value of all final goods and services produced within the boundary of nation during given time period। जिसको मैंने हाईलाइट किया है उस वर्ड्स पे आप जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो उस गुड्स की क्या होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, उसको खरीदार कोई होना चाहिए। अगर आप कोई गुड बना रहे हो तो उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपने घर पे कुछ क्राफ्ट बनाया और बना के अपने ड्रॉइंग रूम में सजा लिया, ठीक है, तो वो जीडीपी में काउंट होगा, नहीं काउंट होगा, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, आप उसको कहीं बेच नहीं रहे हो, उसके बदले कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ वो अपने हॉल में सजा लिया है वो चीज, तो वो जीडीपी में नहीं काउंट होगा। ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल अभी हमने समझा दिया कि इसमें इंटरमीडिएट नहीं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं। प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन, वो गुड्स कहाँ, अपनी नेशन में बनने चाहिए ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। जो गिवन टाइम पीरियड लिखा गया है उसको हम लोग अज्यूम करते हैं 1 ईयर, हम लोग जीडीपी 1 ईयर का कैलकुलेट करते हैं, इसलिए जो गिवन टाइम पीरियड मतलब 1 ईयर में टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री में बनते हैं उसको कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इट इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट एंड इट्स साइज इंडिकेट द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। जीडीपी क्या है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, जितनी ज्यादा जीडीपी मतलब उतनी क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज कंट्री में बन रहे हैं, बट वो गुड्स और सर्विसेज किस क्वालिटी के हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट वो इसमें नहीं काउंट होता है, क्योंकि जीडीपी में आपका डेप्रिसिएशन नहीं काउंट होता है। क्योंकि हर जो गुड होता है वो कुछ डेप्रिशिएट होता है, उसमें टीयर एंड वियर होता है।
तो वो डेप्रिसिएशन जीडीपी अकाउंट नहीं करता है, इसलिए वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में जीडीपी नहीं वर्क करता है, इट इज जस्ट अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। ओके, थर्ड, पर एनम परसेंटेज चेंज इन इट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। यानी अगर जीडीपी कंट्री की 21 में है 107 और यानी 21 में, और अगर 20 में आपकी जीडीपी थी 100, तो इसका मतलब आपका ग्रोथ रेट कितना हो गया? 107 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, यानी आपकी 7% ग्रोथ रेट आपको दिखा। ओके, तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो योर पर एनम परसेंटेज चेंज इन इट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। अगर आपकी जीडीपी 21 में 107 है और 20 में 100 रुपए की थी, तो आपको ग्रोथ रेट यानी 7% आपको ग्रोथ रेट देखने को मिला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट नॉमिनल जीडीपी का। सपोज ईयर 2011-12 हमारा बेस ईयर है जिसको अभी तक चेंज नहीं किया गया है। तो 2011 में कुछ कार्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ इंडिया में, और उस कार की जो कीमत रखी गई, जो प्राइस रखा गया, वो रखा गया 3 लाख रुपीज पर कार। और अराउंड हमने इसमें कम अज्यूम किया है, अराउंड 4 कार्स हमने प्रोड्यूस करी। और 2022 में जो कार की जो प्राइस थी वो बढ़ के क्या हो गई 8 लाख रुपीस पर कार, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है तो इसलिए हर चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, तो प्राइस राइज हुआ। तो अब कार किस प्राइस में बिक रही है? 8 लाख रुपीस पर कार ये कीमत हुई। तो कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई? 3 कार्स प्रोड्यूस हुई। तो 2011 में आपकी जीडीपी क्या हो गई? 12 लैक्स। 4 कार्स थी और 3 लाख की एक कार थी, तो 4 इंटू 3 12 लैक्स। और 22 में आपकी जीडीपी क्या हो गई? 24 लैक्स, क्योंकि 8 लाख रुपया था पर गाड़ी और 3 कार्स प्रोड्यूस हुई तो 24 लैक्स। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है? जीडीपी एट करेंट प्राइस। इसमें आप क्या देख रहे हो? करेंट प्राइस पे। तो इसको देखने पे, नॉमिनल जीडीपी को देखने में हमें नहीं पता चलता कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है कि घटा है, क्योंकि रियलिटी में आप देखो तो आपका कार्स का प्रोडक्शन घट गया है। जो 2011 में 4 कार्स प्रोड्यूस हो रही थी, वही 2022 में 3 कार्स प्रोड्यूस हो रही है। बट इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि प्राइस राइज हो गई, इसलिए हमें जीडीपी जस्ट डबल मिल रही है। ओके, तो इसलिए हम लोग एक और जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो होता है रियल जीडीपी, जो कि होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। यानी अगर 2011 में कार का प्राइस था 3 लैक्स, तो और उसमें 4 कार्स प्रोड्यूस हो रही थी, तो हम लोग 22 में भी यही मानते हैं, कांस्टेंट प्राइस लेके चलते हैं, यानी 3 लैक्स पर कार। और नंबर ऑफ कार्स अगेन 3 नहीं प्रोड्यूस हो रही थी, तो जीडीपी जो 2011 में निकल के आएगी वो तो 12 लैक्स ही रहेगी, क्योंकि 4 कार्स इंटू 3। बट जो 22 में निकल कर आएगी तो आप देखोगे जीडीपी कम हो गई, 9 लैक्स ही रह गई। क्यों? क्योंकि अभी आपने इन्फ्लेशन इसमें अकाउंट में नहीं लिया। इसमें आपने गाड़ी की प्राइस जो 2011 में थी, बेस ईयर में 3 लैक्स, वही 3 लैक्स इसमें भी अज्यूम करी। पहले जो हमारा बेस ईयर था वो था 2004-05, इसी को बदल के अब गवर्नमेंट ने 2011-12 कर दिया है। ओके, इस पे भी अभी काफी बात हो रही थी कि 1920 रखेंगे, बट कोविड की वजह से इकोनॉमिक प्रोडक्शन बहुत डाउन हो गया, तो इसलिए अभी बेस ईयर को चेंज नहीं किया जा रहा। हो सकता है आने वाले 1-2 साल में बेस ईयर आपको चेंज हो जाए। तो अब जीडीपी हो गई 9 लैक्स। तो रियल जीडीपी क्या हो गया? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जो हमने इन्फ्लेशन एडजस्ट करके निकाली। ओके, तो अब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से आपका क्या कॉन्सेप्ट बना? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है ये आपने बहुत बार सुना होगा। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है इन्फ्लेशन का जीडीपी पे क्या इफेक्ट होना। ओके, तो ये जो प्राइस लेवल आप जो चेंज देख रहे हो उसका जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। सो इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें 24 लैक्स आप नॉमिनल जीडीपी में लिखोगे और रियल जीडीपी में यहाँ पे आपका 24 लैक्स आ जाएगा।
यहाँ पर आपका 9 lakhs आ जाएगा और इंटू 100 कर दीजिए तो ये समथिंग अराउंड 266% आएगा। इन्फ्लेशन के चलते जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो जीडीपी डिफ्लेटर होता है। ओके, सो इट इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट फुली समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जीडीपी को 3 मेथड से कैलकुलेट करते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जीडीपी बाय इनकम मेथड। तो किसी भी गुड को जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कुछ हमारे इनपुट कॉस्ट होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इनकम मतलब हो गया इनकम ऑफ इकोनॉमी। जब गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो जो एक्सपेंडिचर होता है इकोनॉमी का, दैट इज इक्वल टू द टोटल इनकम अर्न्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो होता है जीडीपी बाय इनकम मेथड। अब आप देख सकते हो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब आप किसी गुड को प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या चाहिए रहेगी, जमीन चाहिए रहेगी, ठीक है, तो उसके बदले आप क्या पे करोगे, रेंट। तो रेंट क्या हो गई, जिसकी ये जमीन है उसके लिए इनकम हो गई। फिर आपको प्रोडक्शन करने के लिए क्या जरूरत है, लेबर, तो लेबर भी आपका फैक्टर हो गया। लेबर को आप क्या पे करोगे, वेजेस, तो लेबर को इनकम हो गई वेजेस के रूप में। साथ में आपको कैपिटल चाहिए रहेगी, पूंजी चाहिए रहेगी। आपने बैंक से लोन लिया और लोन को आप कैसे पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे उसके लिए, तो वो बैंक के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। और साथ में एंटरप्रेनर जो इन सभी एक्टिविटीज को मैनेज करेगा, तो उसको क्या चाहिए, उसको इन एक्टिविटी से प्रॉफिट चाहिए। ओके, तो ये सब हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि इनपुट है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं। इन सबको आप ऐड कर दो तो वो क्या होता है, इनपुट कॉस्ट होता है। तो टोटल जो इनका निकालो वो क्या आ गया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर को आप फैक्ट्री कॉस्ट से भी समझ सकते हो, बिकॉज इट इज द कॉस्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड। ओके, अब वो माल आपका फैक्ट्री से निकल के शोरूम तक पहुंचेगा और उसे आप खरीदोगे। तो उन गुड्स पे क्या है, कुछ टैक्सेस लग जाएंगे, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगेंगे वो आप इस पे ऐड कर दो। साथ में गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत से गुड्स में सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। जैसे आपका एलपीजी सिलेंडर, जिसमें आपको सब्सिडी मिलती है और आप उसको मार्केट से कम दाम में ले आते हो, और जो बैलेंस अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट आपकी तरफ से पे करती है। तो उस सब्सिडी को आप माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये हो गया पहला मेथड फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी, दैट इज जीडीपी बाय इनकम मेथड। अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्री में बनते हैं उस पे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, खर्चे होते हैं। पहले किस टाइप का खर्चा होता है, सबसे पहला खर्चा जो इसमें आएगा वो है कंज्यूमर स्पेंडिंग। मतलब हम कोई भी सामान अपने घरेलू यूज के लिए खरीद के ले आए, फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन, साबुन, तेल, कुछ भी कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है, जो हम पर्सनली यूज करेंगे। तो जो कंज्यूमर खुद के कंज्यूम के लिए यूज करेगा उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग। पैसा कहाँ आएगा, इकोनॉमी में ही आएगा हमारी, है ना। फिर किस तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के रूप में, यानी जो बिजनेसमैन करते हैं उनको क्या है, कुछ गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए वो लोग मशीनरी लेंगे, बिल्डिंग लेंगे, लेबर लगाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, उनका इन्वेस्टमेंट हो गया। रॉ मटेरियल्स परचेज करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सब आ गया। बिजनेस फॉर्म्स जो एक्सपेंसेस करते हैं वो किस में आ गया, इन्वेस्टमेंट में आ गया। फिर आपका आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी एक्सपेंसेस करती है, रोड्स बनाती है, रेलवेज बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाती है, कॉन्ट्रैक्टर्स रखती है, अकाउंटेंट रखती है, ठीक है। तो ये सब खर्चे हो गए गवर्नमेंट के, जो हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। और लास्ट में आपका आ गया फॉरेन एक्सपेंसेस, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स ऐड कर दोगे, इंपोर्ट्स माइनस कर दोगे। ओके, तो इन सब का टोटल आपका आ गया जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर स्पेंडिंग, I मतलब इन्वेस्टमेंट्स, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X मतलब एक्सपोर्ट्स, माइनस M मतलब इंपोर्ट्स। तो इससे आप कैलकुलेट करते हो जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब हमने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रखी है,
जिसमें हमें ये देखना है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर ये चीज हो रही होगी कंट्री में तो वो अपने जीडीपी में कैलकुलेट होगी कि नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो जीडीपी में कैलकुलेट अगर होती है, इंक्लूड होती है, तो वो कौन से हेड के अंदर आएगी? वो कंज्यूमर स्पेंडिंग में आएगी, इन्वेस्टमेंट्स में आएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस में आएगी कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स में आएगी? हम ये 10 मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिए हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज जीडीपी में इंक्लूड होगी और क्या चीज नहीं होगी, और अगर होगी भी तो किस हेड के अंदर हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो चलिए हम आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, टाटा मोटर्स स्पेंड ₹2 lakhs टू बाय टायर्स मेड इन इंडिया फॉर इट्स कार्स। अब इसमें सबसे पहला क्या है इंपॉर्टेंट, टाटा मोटर। टाटा मोटर क्या है? इंडियन कंपनी है, वो कुछ पैसे खर्चा कर रही है टायर्स खरीदने के लिए जो कि इंडिया में बने हैं, ठीक है, मेड इन इंडिया टायर्स हैं अपनी गाड़ी में लगाने के लिए। अब इसको देखकर आपको लग सकता है कि ये शायद खर्चा इन्वेस्टमेंट्स में आएगा, बट नहीं, इसको हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब हम लोग ने जीडीपी फर्स्ट स्लाइड में पढ़ी थी तब उसमें क्या देखी थी, टायर क्या है? इंटरमीडिएट गुड है टाटा मोटर के लिए जो कि वो कार में लगा रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ इंपैक्ट जीडीपी में नहीं पड़ेगा, नॉट एप्लीकेबल। जब वो टायर टाटा मोटर वाला अपनी कार में लगा के कार जब सेल आउट करेगा तो जो कार की वैल्यू होगी वो जीडीपी में आएगी। अभी टायर खरीद रहा है सिर्फ कार के लिए, यानी टायर क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, तो इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग ऐड नहीं करते हैं जीडीपी में, ओके। सो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट एडेड। सेकेंड, टाटा मोटर्स स्पेंड ₹5 lakh टू बाय मशीनरी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अगेन इसमें टाटा मोटर्स है जो कि इंडियन कंपनी है, वो क्या मशीनरी बाय कर रही है जिसका प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है। अब क्या टाटा मोटर मशीन को किसी अपनी गाड़ी में लगा के बेचने वाली है वो मशीनरी? नहीं। तो इस केस में टाटा मोटर क्या कर रही है? वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है उस मशीनरी में, तो ये आपका जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा। जीडीपी आपकी 5 lakhs से बढ़ जाएगी, और ये कौन से हेड में आएगा? ये आपका इन्वेस्टमेंट्स के हेड में आ जाएगा, ओके। थर्ड देखिए, इंडियन कार रेंटल कंपनी स्पेंड्स ₹2 lakhs टू बाय कार मेड इन इंडिया। अब क्या है, इंडियन कार रेंटल कंपनी है, वो कुछ खर्चा कर रही है कार खरीदने के लिए जो कि मेड इन इंडिया है, ठीक है। कार रेंटल कंपनी के लिए कार ही क्या हो गया? उसका फिनिश्ड गुड हो गया, ओके। तो वो क्या कर रही है? अगेन हमारी जीडीपी इंक्रीज हो गई 2 लाख से, और ये कौन से हेड में आ गया? अगेन ये आपका इन्वेस्टमेंट्स के हेड में आ गया, ओके। फोर्थ, इंडियन कार रेंटल कंपनी स्पेंड्स 2 lakhs टू बाय कार मेड इन यूएस। अब वो 2 लाख खर्चा कर रही है कार को खरीदने के लिए जो यूएस में बनी है। तो अगेन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो इंडियन कार रेंटल कंपनी हमारी गाड़ी हमारे यहाँ की कंपनी खर्चा कर रही है कार खरीदने के लिए जो यूएस में बनी है। अब इस केस में आप देखोगे तो 2 जगह ये इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक तो इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गया। साथ में ये गाड़ी क्योंकि यूएस से इंपोर्ट हो रही है, अब प्रोडक्शन इसका अमेरिका में हुआ है और ये सिर्फ गाड़ी आपकी इंपोर्ट हो रही है, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, इस वाले में आपको इंपोर्ट्स में जीडीपी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका एक्चुअली क्या होगा इम्पैक्ट? नलीफाई हो जाएगा इसका इम्पैक्ट। जितना इन्वेस्टमेंट्स में +2 lakhs आएगा उतना ही इंपोर्ट्स में -2 lakhs आ जाएगा आपका, ओके। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? नलीफाई हो जाएगा आपका। फिफ्थ देखिए, राज परचेज शुगर ₹200 फॉर हिज कंजम्पशन। राज गया मार्केट से और शुगर खरीद लाया अपने खाने पीने के लिए। तो अब ये किस में आएगा? आपका जीडीपी, अगेन उसने खर्चा किया, इकोनॉमी में पैसा आया, जीडीपी आपका 200 रुपये से बढ़ गया, और कौन से हेड में आया? ये आया आपका कंज्यूमर स्पेंडिंग में, ओके। नेक्स्ट, राज आइसक्रीम पार्लर बाय शुगर ₹3000 फॉर मेकिंग आइसक्रीम्स। अब ये क्या था? राज आइसक्रीम पार्लर वाला था जिसने आइसक्रीम में उसको शुगर ऐड करनी है, उसके लिए उसने बल्क में शुगर खरीदी। अब वो शुगर तो बेचेगा नहीं आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम में शुगर ऐड करके आइसक्रीम की वैल्यू निकालेगा। तो
तो अगेन इसका जीडीपी पे आपको कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गया। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्पेंड्स ₹5,000 पेंशन चेक टू रिटायरी। तो गवर्नमेंट ने 5,000 का एक पेंशन चेक भेज दिया। तो जीडीपी में आप याद रखिए कभी भी ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्कॉलरशिप बेनिफिट दी, कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंडर बैंक में अकाउंट में पैसे डाल दिए, पेंशन का चेक बना दिया, ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट की जो भी ये सोशल वेलफेयर ये जो स्कीम्स चलाती है इसके अंतर्गत अंदर में ये जो पैसे देती है वो जीडीपी पे इनका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि इसके अगेंस्ट कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई सर्विस गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट नहीं मिलती है, ठीक है। वो सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए सब कर रही है। तो अगेन इसका जीडीपी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि ये आ गया आपका ट्रांसफर पेमेंट्स के अंडर। तो ट्रांसफर पेमेंट्स की चीजें जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती है। देन 8th पॉइंट, गवर्नमेंट स्पेंड्स ₹5 लाख फॉर मेकिंग रोड्स। अब वो गवर्नमेंट क्या बना रही है? रोड्स बना रही है। तो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, रोड बन रही है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिल रहे हैं, किसी को पैसे मिल रहे हैं, उसके लिए इनकम हो रही है। तो 5 लाख आपका किस में आ गया? इससे आपकी जीडीपी बढ़ गई 5 लाख से, और ये किस हेड में आ गया? गवर्नमेंट एक्सपेंसेस में आ गया। ओके, नेक्स्ट, इनलीगल ड्रग्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, अगेन नॉट एप्लीकेबल। जो भी इनलीगल चीजें होती है, अंडरग्राउंड इकोनॉमी की चीजें होती है, ब्लैक मार्केटिंग की चीजें होती है, वो हम लोग जीडीपी में नहीं काउंट करते हैं। इनलीगल चीजें, अंडरग्राउंड इकोनॉमी की चीजें हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इसलिए नॉट एप्लीकेबल। 10th, राज इन्वेस्टेड ₹50,000 टू परचेज शेयर्स ऑफ ए कंपनी। अभी आप देखोगे तो सोचोगे हाँ ठीक है, राज है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कंज्यूमर के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसको इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं या कंज्यूमर स्पेंडिंग में, बट नहीं। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सब क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स है। तो जीडीपी में क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स नहीं ऐड होते हैं, इसलिए नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। सिर्फ फिजिकल एसेट्स ही हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स यानी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स आर अगेन नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को करने के बाद आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जीडीपी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती हैं और कौन से हेड पे उनका इम्पैक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट अप्रोच देखते हैं, जीडीपी बाय वैल्यू एडेड मेथड। ओके, अब देखिए ये आपको इसमें आप देख सकते हो एक वाइन की बोतल है जिसमें प्राइस टैग लगा है 2000। तो क्या वो उसने अपने मन से 2000 लगा दिया है? नहीं। तो क्या हुआ? पहले उसने फार्म लिया होगा, अंगूर की खेती की होगी, फार्मिंग की होगी, अंगूर की प्लकिंग हुई होगी, वॉश हुए होंगे, सॉर्ट हुए होंगे, अच्छे अंगूर कौन से हैं। फिर ये प्रेसर है जहां पे अंगूरों की प्रेसिंग की जा रही है इस मशीन में। फिर ये प्रोसेस क्या देख रहे हो आप? इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, जिसमें आप ईस्ट और शुगर ऐड करते हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ये बैरल्स में स्टोर करके रखते हैं, एजिंग होती है, बोलते हैं जितनी पुरानी शराब होती है उतनी अच्छी होती है, ये बैरल्स में स्टोर करके रखी जा रही है। उसके बाद इसकी बॉटलिंग की जाती है, मार्केट में जाती है और इसका फाइनल वैल्यू निकाली जाती है। तो ये जितने भी इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, उनकी जो भी वैल्यू है, कॉस्टिंग है, इसमें ऐड करते चलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने डिफरेंट मशीन्स लगाई, लेबर लगाए, मशीन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा है, आपने वेयर हाउस, गोडाउन खरीदा जहां बैरल्स स्टोर करके रखोगे, तो हर चीज की एक वैल्यू होती है, कॉस्टिंग होती है, जिसमें आप इसको इंक्लूड करते हो। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या करते हो, जो आपकी फाइनल सेल वैल्यू होती है, अब आप जितने में ये वाइन बॉटल बेचोगे उसमें से जो भी आपका इंटरमीडिएट गुड्स में जो भी आपकी कॉस्टिंग लगी है उसको माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा जीडीपी बाय वैल्यू एडेड मेथड, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये होता है थर्ड एंड फाइनल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, दैट इज जीडीपी बाय वैल्यू एडेड मेथड। क्वेश्चन ए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में हमें करिए। What is the real GDP growth projection for the financial year 22-23?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के इसके बहुत चांसेस है। अगर जिसने आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, जो इसकी आरबीआई की न्यू पॉलिसी जून 22 में आई थी, उसका वीडियो हमारे एड्यूसोलेस चैनल पे आ चुका है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिए, इसका जवाब आपको उस वीडियो से भी मिल जाएगा। और क्योंकि ये रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने आज के इसमें क्वेश्चन में रखा है। तो इसका जवाब आप कमेंट करके दीजिए, देखते हैं किन स्टूडेंट्स का जवाब सही होता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही ओवर होता है। आई होप आपको जीडीपी का फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट के वीडियो में हम इसके आगे का यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, उसको क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या मेथड है, वो सीखने को मिलेगा आपको। आज आई होप आपको जीडीपी रिलेटेड सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाते रहने के लिए। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।